हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 11 का एनसीईआरटी पेज चैप्टर नंबर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और उसके अंदर हमने अभी तक प्रत्यास्थ संकट, संकट के प्रत्यास्थ संकट और संपूर्ण अप्रत्यास्थ संकट की चर्चा की थी। और अप्रत्यास्थ संकट हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर दूसरा हमने एक और प्रकार देखा था, द्विविमीय संकट, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द्विविमीय संकट। और द्विविमीय संकट स्टार्ट करने से पहले हमने कल जो देखा था प्रत्यास्थ संकट, और उसके अंदर लास्ट दो कंडीशन हमारी रह गई थी कि अगर पहले पदार्थ का द्रव्यमान ज्यादा हो या दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान ज्यादा हो या दोनों का द्रव्यमान समान हो तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों के वेग में क्या फर्क पड़ेगा संकट के पश्चात, टकराने के बाद, ठीक है। तो उसके लिए हम कंडीशन परिस्थिति देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रारंभिक स्थिति क्या थी हमारी कि यहाँ पे एक बॉल था और जैसे मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान था m1, इसका प्रारंभिक वेग था v1i, ठीक है। और यहाँ पे था दूसरा बॉल और उसका द्रव्यमान था m2 और उसका वेग था v2i इज इक्वल टू 0। और ये क्या कर रहा था, इस दिशा में गति कर रहा था और ये कैसा था, स्थिर था, ठीक है। इसको हमने स्थिर माना था और ये इस दिशा में क्या कर रहा था, गति कर रहा था, ठीक है। और ये जाके क्या कर रहा था, इससे टकरा रहा था। अब मान लो दोनों का द्रव्यमान समान हो तो दोनों के वेग में क्या अंतर होगा, क्या दोनों समान वेग से गति करेंगे, क्या ये रुक जाएगा ये गति करेगा, क्या दोनों का वेग अलग अलग होगा, उसके लिए हमें देखना है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में हम ये देख लेते हैं कि दोनों का द्रव्यमान, पहले हम देख लेते हैं फाइनली हमारा सूत्र क्या आया था, टकराने के बाद का वेग। पहले का प्रारंभिक के लिए v1f के लिए हमारा फॉर्मूला आया था m1 m2। और जिन्होंने भी अभी लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो देखो इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। हमें फॉर्मूला हो जाएगा हमारा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा ये v1i, ठीक है। और दूसरे के लिए अगर देखें तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी हमारे v2f के लिए, मीन्स दूसरे बॉल का टकराने के बाद का वेग। और उसके लिए फॉर्मूला हमारा आया था 2m1 v1i अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कि हमारी पहली परिस्थिति हम ये ले लेते हैं कि दोनों का द्रव्यमान अगर समान हो m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। पहली परिस्थिति हम क्या मान लेते हैं कि दोनों का द्रव्यमान अगर समान हो तब क्या फर्क पड़ेगा। तो दोनों का द्रव्यमान अगर समान हो तो पहले का टकराने के बाद का वेग अगर हम निकालें तो क्या आएगा, v1f इज इक्वल टू m1 माइनस m2, दोनों का मान समान है तो m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इक्वल टू में m लिख लो, ठीक है। देखो चलो इक्वल टू में m लिख लेते हैं, m1 और m2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू v1i, m क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो m कैंसिल, तो m माइनस m 0, 0 इंटू v1i, तो पूरा का पूरा स्टेप क्या हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, देखो पहले का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे के लिए निकाले तो v2f इज इक्वल टू m1 m2 की जगह पे क्या लिखेंगे m, सो 2m v1i इज इक्वल टू m प्लस m, और m प्लस m हो जाएगा हमारा 2m, तो फाइनली फॉर्मूला जाएगा 2m कैंसिल, तो v2f इज इक्वल टू v1i, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या परिणाम मिला उसकी चर्चा करते हैं। तो जैसे v1f क्या हो गया, इसकी v1i पहले गति कर रहा था और टकराने के बाद वो क्या हो गया, उसका वेग 0 हो गया। और इसका क्या हुआ, ये पहले स्थिर था तो अब ये क्या करने लगा, गति करने लगा, कितने वेग से, v1i से, मतलब पहले वाले का जो वेग था। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर दोनों का वेग समान हो और ये मान लेते हैं कि अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है और ये स्थिर है तो टकराने के बाद ये क्या करेगा, 3 मीटर पर सेकंड से गति करने लग जाएगा और ये क्या करेगा, इसकी स्थिति पे आके रुक जाएगा। ये हमें पता चला फॉर्मूला से। देखो v1f क्या हो गया 0, पहले का अंतिम वेग क्या हो गया 0 में स्थिर हो जाएगा और दूसरे का अंतिम वेग किसके बराबर हो जाएगा, पहले के प्रारंभिक के वेग के। इसके 3 मीटर पर सेकंड से अगर गति कर रहा है और इससे टकराया तो ये 3 मीटर पर सेकंड से गति करना शुरू कर देगा और ये क्या होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। कब, लेकिन जब दोनों का द्रव्यमान क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी परिस्थिति पहले के लिए कि दोनों का द्रव्यमान समान हो तो क्या होगा, टकराने के कारण। ऐसा बहुत बार तुमने देखा होगा कि जैसे कि मान लो कुकी या कंचे वगैरह खेले हो तो एक कंचा रखा हो, दूसरे कंचे को मार्बल भी बोल सकते हो, तो मार्बल से अगर तुम मारो तो पहला वहां पे जाके रुक जाता है और दूसरा गति करने लग जाता है। तो वो कंडीशन कब होती है, जब दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है।
तो पहला जाके और रुक जाएगा और जैसे ही टकराएगा तो दूसरा क्या करेगा, गति करना शुरू कर देगा। किसकी वजह से, पहले की जितनी वेग होगी उतने वेग से, ठीक है। और दूसरी अब कंडीशन अगर हम चेक करें तो दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि m2 ग्रेटर देन m1, मीन्स कि पहले की तुलना में दूसरे का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो, तो उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, दूसरे की तुलना में पहले का द्रव्यमान को हम जीरो मान लेते हैं। मीन्स कि बहुत कम होगा तो उसको जीरो मान सकते हो, गणना कर सकते हो, ठीक है। ये चीज याद रखना। देखो बुक में ये कंडीशन दी है बट ये कंडीशन नहीं दी है, तो ये कंडीशन याद रखना कि किसी भी अगर चीज से ज्यादा छोटी होती है उसकी अवगणना करें तो वहाँ पे हम जीरो मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चीज देखें तो क्या होता है, दो एग्जाम्पल में ये ले सकते हो कि सामने एक ट्रक है और इधर से क्या कर रही है, साइकिल गति कर रही, हो गया। ट्रक की तुलना में साइकिल का द्रव्यमान बहुत कम होगा, मिस तुम जीरो मान सकते हो, ठीक है। ट्रक स्थिर है और साइकिल क्या कर रही है, स्पीड में जाके उससे गति कर रही है, ठीक है। स्पीड में गति कर रही और गति करते करते जाके क्या उससे टकरा गई, और जब टकराई तो क्या ट्रक के वेग में या स्थिति में कोई परिवर्तन होगा, नहीं। तो साइकिल क्या होगी, टकरा के वापस क्या होगी, वापस आएगी। हाँ, ये नहीं कि वापस आएगी तो मतलब वापस चलते जाएगी, 1 किलोमीटर से 10 मीटर से आ रही तो वापस 10 मीटर तक जाएगी, वो नहीं होगा, लेकिन टकरा के कुछ दूरी तक वापस आएगी। जैसे बहुत बार हम भी करते हैं कि अगर हम मान लो दौड़ते दौड़ते जाए और किसी दीवार से टकरा जाए तो दीवार से टकरा के क्या करते हैं, हम वापस आते हैं। तो कितनी स्पीड से वापस आएंगे, जितनी स्पीड से टकराए होंगे उतनी स्पीड से हम क्या करते हैं, वापस आते हैं। तो इसे मान कैसे ले, उसके लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉर्मूला निकालते हैं और फॉर्मूला से ही चीज हमें पता चलेगी, ठीक है। तो देखें पहले क्या अंतिम वेग अगर हम निकाला है तो यहाँ पे अगर देखें तो m1 इक्वल टू क्या लेंगे, 0, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, v1f इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू 0 माइनस m2 अपॉन 0 प्लस m2 और इधर हो जाएगा v1i, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा v1f इज इक्वल टू माइनस m2 अपॉन m2 v1i, m2 कैंसल, सो v1f के लिए फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा v1i। देखो प्रारंभिक और अंतिम वेग क्या हो गए, समान हो गए। मैं साइकिल जितने वेग से जा रही उतने ही वेग से वापस आएगी, वो कैसे पता चला, माइनस से। माइनस किसके लिए हम उपयोग में लेते हैं, विपरीत दिशा के लिए, ठीक है। माइनस किसके लिए होता है, विपरीत दिशा के लिए। साइकिल अगर 3 मीटर पर सेकंड से जा रही, ट्रक से टकराई तो वापस कितनी स्पीड से आएगी, 3 मीटर पर सेकंड से वापस आएगी, ठीक है। वो कहाँ से पता चला, इस फॉर्मूले से। और नहीं हो तो हम प्रैक्टिकल भी ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ट्रक में कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, तो ट्रक के लिए भी देख लेते हैं कि दूसरे को मान लेते हैं कि यहाँ पे ट्रक है तो उसका अंतिम वेग निकाल लेते हैं। v2f के लिए m1 0, m1 का मान 0, 0 इंटू v1i 0, 0 इंटू 2 पूरा का पूरा पद क्या हो गया, 0। मतलब पहला दूसरा जो पदार्थ था स्थिर था, तभी भी कैसा है, देखो स्थिर है टकराने के बाद भी, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, जब m2 ग्रेटर देन m1, ठीक है। और तुम्हारी बुक में ये दो ही कंडीशन है, तीसरी कंडीशन के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। दो कंडीशन याद रखनी है, दोनों का द्रव्यमान समान हो या दूसरे का द्रव्यमान पहले की तुलना में ज्यादा हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे नोट डाउन करेंगे, प्रत्यास्थ संघट के साथ ही इसको नोट डाउन करना, उसी के बाद की टॉपिक है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द्विविमीय संघट। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो हो जाएगा हमारा द्विविमीय संघट। पहला हम ये देख लेते हैं द्विविमीय संघट क्या होता है। देखो आगे भी अगर देखा है तो नहीं हो तो उनके लिए वापस रिवाइज करवा देते हैं एक बार। द्विविमीय संघट मतलब कि अगर कोई भी दो बोले या कोई भी दो पदार्थ टकराने के बाद अलग अलग दिशा में अगर गति कर रहे हो, तो पदार्थ टकराने के बाद अगर दो अलग अलग दिशा में गति कर रही हो तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, द्विविमीय संघट, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम देखें, जैसे अभी तक क्या कर रहे थे, एक ही दिशा में जा रहे थे। जैसे हम इस मान लेते हैं कि पहला बॉल है इस दिशा में गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान m1, इसका प्रारंभिक वेग v1i, और दूसरा बॉल हमने यहाँ पे माना हुआ है, इसका द्रव्यमान है m2 और इसको हम मान लेते हैं प्रारंभिक वेग v2i और कैसा है, स्थिर है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब ये जाके इससे टकरा रहा है, टकराने के बाद अगर हम देखें
ठीक है। और टकराने के बाद अगर हम देखें तो पहला बॉल मान लेते हैं कि टकरा के गया इधर, पहला M1 वाला, और मान लेते हैं कि दूसरा बॉल गया इस दिशा में, इसको मान लेते हैं M2। तो दो अलग अलग दिशा में गए, तो इसके लिए इसको हम क्या बोल देंगे, द्विविमीय संघट में संघट के पश्चात दोनों की दिशाएं क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, ये चीज मान सकते हो। तो अब टकराने के बाद इसका जो वेग होगा उसको हम लिख देते हैं v1f, और इसका जो वेग होगा तो उसको हम लिख लेते हैं v2f। ठीक है, और अब वहां पे यहाँ पे भी वही तरीके से आपस फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, संवेग संरक्षण का नियम, और उसके बाद क्या देखेंगे, गतिज ऊर्जा का नियम। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं संवेग संरक्षण का नियम। अब देखो यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम अगर तुम लगाओ, तो जैसे मान लेते हैं कि ये इस दिशा में जाने चाहिए थे, तो यहाँ पे इसने क्या किया, θ1 कौन बनाया ये मान लेते हैं, और दूसरे वाले पदार्थ ने इसके साथ कौन बनाया, θ2। इसको मान लेते हैं हम x अक्ष, और इसको मान लेते हैं हम y अक्ष। ठीक है, इसको मान लेते हैं y अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, दो घटक होंगे, क्योंकि संवेग को हम क्या लिख सकते हैं, इसके संवेग को जैसे मान लेते हैं P1, और इसके संवेग को हम मान लेते हैं P2। ठीक है, तो P1 के दो घटक होंगे, एक क्या हो सकता है, x अक्ष के साथ कौन बना रहा है, θ1, तो इसके लिए एक घटक बनेगा इस दिशा में, इसको हम लिख सकते हैं P1 cos θ1। ठीक है, ये चैप्टर 4 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और y घटक हो जाएगा यहाँ पे, तो y घटक को हम क्या लिखते हैं, P1 sin θ1। वैसे इसके दो घटक अगर देखें तो इसका x घटक इस दिशा में बनेगा P2 cos θ2, क्योंकि इसका कोण कितना है, θ2, और इसका y घटक हो जाएगा यहाँ P2 sin θ2। ठीक है, अब ये दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों को हम प्लस ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में, तो इनको प्लस ले सकते हैं, और इसको अगर प्लस मानेंगे तो इसको क्या देना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, और संवेग संरक्षण के नियम में हमने क्या देखा है, संवेग संरक्षण के नियम में ये पढ़ा है कि प्रारंभिक वेग संघट के पहले के दोनों का संवेग का योग, और संघट के पश्चात दोनों के संवेग का योग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा, एक बार x अक्ष के लिए करेंगे और एक बार y अक्ष के लिए। पहले हम देख लेते हैं x अक्ष के लिए। ठीक है, और x अक्ष के लिए देखें तो देखो प्रारंभिक वेग और संवेग हो जाएगा m1 v1i प्लस m2 v2i इक्वल टू, अंतिम संवेग की बात करें तो x अक्ष के लिए सिर्फ। ठीक है, x अक्ष में कौन सा है, P1 cos θ1 प्लस P2 cos θ2। ठीक है, और v2i हम क्या मान रहे हैं, सभी तीनों स्थितियों में क्या माना था, स्थिर माना था, और स्थिर है तो इसका मान 0, 0 इंटू m2 हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू, और p1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m1 v1 है। p के लिए फॉर्मूला क्या आता है, संवेग के लिए हमारा फॉर्मूला आता है p इज इक्वल टू mv, तो हो जाएगा m1 v1 f अंतिम वेग, ठीक है, इंटू cos θ1 प्लस m2 v2f cos θ2। और इसी तरह किसके लिए करेंगे, y अक्ष के लिए। ठीक है, और y अक्ष के लिए अगर हम देखें तो y अक्ष में देखो पहले बॉल कहाँ गति कर रहे थे, दोनों x अक्ष में थे, y दिशा में कोई भी बॉल गति कर रहा था नहीं। तो y दिशा में कब गति किए, जब टकराने के बाद। ठीक है, तो प्रारंभ में कोई भी बॉल y दिशा में नहीं था, तो इसके लिए इसको क्या लेंगे, 0। टकराने के बाद अगर देखें तो ये जा रहा है ऊपर की दिशा में, तो इसको ले सकते हैं हम प्लस, जहाँ ऊपर की दिशा में नहीं रहा है, जा तो इधर रहा है लेकिन इसका y घटक है। ठीक है, इसके लिए तो इसको अगर हम देखें तो ये जाएगा P1 sin θ1, उसको अगर प्लस ले तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस P2 sin θ2। ठीक है, और P1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, m1 v1 f sin θ1 माइनस m2 v2f sin θ2। बस, और कुछ भी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा डेरिवेशन है। ये दो चीजें याद रखनी है x और y अक्ष के लिए। ये कहां से पता चलेगा, द्विविमीय संघट से। देखो क्वेश्चन में तुम्हें अगर क्लियरली पूछा होगा कि द्विविमीय संघट के लिए, तो कुछ नहीं करना है, उनके दो घटक निकालना है, cos θ1 cos θ2 cos sin θ1 और sin θ2, बस। और x अक्ष के लिए निकाल लो, y अक्ष के लिए निकाल लो, फॉर्मूला लिख लो, कोई भी ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है।
ठीक है। और देखो अगर इसी को वापस अगर सर अलग अलग दिशा में नहीं जाए, अलग अलग दिशा में नहीं जाएंगे तो दोनों एक दिशा में जाएंगे, और दोनों एक दिशा में अगर जाए तो उनके कोण का मान क्या आ जाएगा 0, तो θ1 0, θ2 भी 0, तो साइन 0 0, तो ये पूरा स्टेप हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मान रखोगे θ1 और θ2 का अगर 0, तो आपस प्रत्याश संघट का जो समीकरण आया था वही समीकरण इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो गतिज ऊर्जा के लिए, ठीक है। और गतिज ऊर्जा हमें पता है, गतिज ऊर्जा हो, कार्य हो, कोई भी प्रकार की ऊर्जा, कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, तो उनके लिए हमें घटक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनके लिए x और y हम नहीं लिखेंगे, उनके लिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा को समान मानेंगे, क्योंकि द्विविमीय में संघट कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, प्रत्यास्थ के लिए। तो डायरेक्टली लिख देंगे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो हाफ m1 v1 i स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 i स्क्वायर इक्वल टू अंतिम गतिज ऊर्जा हाफ m1 v1 f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 f स्क्वायर। और v2 i का मान कितना है 0, और सब में से क्या कर सकते हैं, हाफ हाफ पूरी दोनों तरफ से कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला बनेगा m1 v1 i स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा स्टेप हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा m1 v1 f स्क्वायर प्लस m2 v2 f स्क्वायर, ठीक है। बस इतना है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और सिंपल सा फॉर्मूला 2 है, याद रख सकते हो, नहीं भी याद रखोगे तो कोई नहीं, घटक को घटक का योग करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो आप नीचे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।